बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 9। उनकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। पिछली दफ़ा अगर इमामा दानिस्ता तौर पर ज़ैनब के घर गई थी तो इस बार ये एक इत्तफाक था। इमामा राबिया के साथ वहाँ आई थी, जिसे वहाँ अपनी किसी दोस्त से मिलना था। हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में फाइनल स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में उसने जलाल अंसर को देखा। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। कॉरिडोर में इतना रश था कि वो उसके पास नहीं जा सकती थी, और उस वक्त पहली बार इमामा को एहसास हुआ कि उसे सामने देखकर उसके लिए रुक जाना कितना मुश्किल काम था। राबिया की दोस्त के साथ बैठे हुए भी उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बाहर ही था। 1-1.5 घंटे के बाद वो राबिया के साथ उसकी दोस्त के कमरे से बाहर आई थी। अब वहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वो ग्रुप नहीं था। इमामा को बेइख्तियार मायूसी हुई। राबिया उसके साथ बातें करते हुए बाहर निकल रही थी जब सीढ़ियों पर उन दोनों का आमना सामना जलाल से हो गया। इमामा के जिस्म से जैसे एक करंट सा गुजर गया था। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? राबिया ने पहल की थी। अल्लाह का शुक्र है, उसने इस्लाम का जवाब देते हुए कहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाल ने इमामा को देखते हुए पूछा। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी और इमामा मेरे साथ आई थी, राबिया मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि इमामा खामोशी से उसके चेहरे पर नज़रें जमाई हुई थी। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। उसकी आवाज़ सुनते हुए वो एक बार फिर ट्रांस में आ रही थी। उसने बहुत कम लोगों को इतने शुस्ता लहजे में उर्दू बोलते हुए सुना था जिस लहजे में वो बात कर रहा था। पता नहीं क्यों हर बार उसकी आवाज़ सुनते ही उसके कानों में उसकी पड़ी हुई वो नात गूंजने लगती थी। उसे अजीब सा रश्क आ रहा था उसे देखते हुए। जलाल ने राबिया से बात करते हुए शायद उसकी महवियत को महसूस किया था, इसीलिए बात करते करते उसने इमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमामा ने उसके चेहरे से नज़रें हटा लीं। बेइख्तियार उसका दिल चाहा था वो उस शख्स के और करीब चली जाए। जलाल से नज़रें हटाकर इर्द गिर्द गुजरते लोगों को देखते हुए उसने 3 बार लाहौल पढ़ी। शायद इस वक्त शैतान मेरे दिल में आकर मुझे इसकी तरफ राग़िब कर रहा है, उसने सोचा। मगर लाहौल पढ़ने के बाद भी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी जलाल के लिए वैसी ही कशिश महसूस कर रही थी। असजद से इतने सालों की मंगनी के बाद भी कभी उसने अपने आप को उसके लिए इस तरह बेइख्तियार होते नहीं देखा था जिस तरह वो इस वक्त हो रही थी। वहाँ खड़े उसे पहली बार जलाल से बहुत ज़्यादा खौफ आया। मैं क्या करूँगी अगर मेरा दिल इस आदमी को देखकर इसी तरह बेइख्तियार होता रहा? आखिर इसे देखकर मुझे, उसने जैसे बेबसी के आलम में सोचा, मैं इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं थी कि इस जैसे आदमी को देखकर इस तरह। उसने अपने वजूद को मौम का पाया। भाई आप फारिग हैं? उस रात ज़ैनब दरवाज़े पर दस्तक देकर जलाल के कमरे में दाखिल हुई। हाँ आ जाओ, उसने स्टडी टेबल पर बैठे बैठे गर्दन मोड़कर ज़ैनब को देखा। आपसे एक काम है, ज़ैनब उसके पास आते हुए बोली। क्या काम है? आप एक कैसेट में अपनी आवाज़ में कुछ नाते रिकॉर्ड कर दें, ज़ैनब ने कहा। जलाल ने हैरत से उसकी फरमाइश सुनी। किस लिए? वो मेरी दोस्त है इमामा, उसको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझसे फरमाइश की और मैंने हामी भर ली, ज़ैनब ने तफसील बताई। जलाल इस फरमाइश पर मुस्कुराया। इमामा से कुछ दिन पहले होने वाली मुलाकात उसे याद आ गई। ये वही लड़की है जो उस दिन यहाँ आई थी? जलाल ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ वही लड़की है, इस्लामाबाद से यहाँ आई है। इस्लामाबाद से? हॉस्टल में रह रही है? जलाल ने कुछ दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जी हॉस्टल में रह रही है। काफ़ी अच्छा ख़ानदान है उसका, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके फादर। मगर इमामा से मिलके ज़रा महसूस नहीं होता, ज़ैनब ने बेइख्तियार इमामा की तारीफ़ की। काफ़ी मजहबी लगती है। मैंने उसे 1-2 बार तुम्हारे साथ कॉलेज में भी देखा है। कॉलेज में भी चादर ओढ़ी होती है उसने। यहाँ कॉलेज की आबो हवा का असर अभी तक नहीं हुआ उस पर, जलाल ने कहा। भाई उसकी फैमिली भी खासी मजहबी है, क्योंकि वो जब से यहाँ आई है इसी तरह ही है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंजर्वेटिव लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर है
کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی، یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی آئی۔ رسمی الیک کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی۔ جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو سب کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال انصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے، حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی رہی؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے، جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجیہ موجود تھی۔
بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال انصر کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی۔ پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ یا زینب، تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع ہی میں وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا۔ پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پر کچھ حیرانی سی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں آف کورس، تمہارے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھجواؤں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کی بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں؟ تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ امامہ، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ امامہ اضطراب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تم سے ہی شادی کروں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخریہ انداز میں کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈھنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ،
इस लड़की से मिलवाता हूँ तुम्हें। सालार ने इमामा को किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, उस चादर वाली से? हाँ। सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सालार ने कहा। वसीम की? मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और उसकी फैमिली तो खासी कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने इमामा पर दूर से एक नज़र डालते हुए कहा। पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ, बात करने में क्या हर्ज है? सालार ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगज़ीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नज़र सालार को और एक नज़र उसके साथ खड़े लड़के को देखा, जो तकरीबन सालार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सालार ने उसे अपनी तरफ मतवजा देखकर कहा। फ़ाइन। इमामा ने मैगज़ीन बंद करते हुए कहा। ये तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नज़र तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहाँ है। सालार ने गर्दन मोड़ कर उस तरफ देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था और फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए। तो? इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं। मगर मैं तो आपको नहीं जानती। फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द मोहरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ये किसी से नज़रें झुकाकर बात करना सीख लेता, ख़ास तौर पर किसी लड़की से। उसने मैगज़ीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानती? सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है। यकीनन है, मगर मैं आपको ज़ाती तौर पर नहीं जानती। उसने उसी रुखाई से मैगज़ीन पर नज़रें जमाते हुए कहा। चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी, सालार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। मेडिकल की स्टूडेंट होने की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ था। मेरे सामने कोई भी मर रहा होता मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज़ करें, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। सालार उसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने उसके बाजू को होले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद उसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने उसकी बात पर मैगज़ीन से नज़रें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने उसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा उस तरफ नहीं था, सालार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्को थी कि आप उस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के मुस्तहिक थे और एक नहीं 10। उसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर तक चेक नहीं करना आता, सालार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा के कान की लवें सुर्ख हो गईं। वो बल्कि झपकाए बगैर उसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम ना आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार उसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल के इब्तदाई सालों में हूँ, पहली बात। और जहाँ तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक़ है तो अगली बार सही, आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूँगी। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो उसकी बात पर महजूज हुआ था मगर शर्मिंदा नहीं, और उसने इसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है। इमामा ने उसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूँ? सालार ने उसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वेट इस बारे में आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार उसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं 2 पैरों पर चलता हूँ। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है, अगर उसे ज़रूरत पड़े या उसका दिल चाहे तो। मगर मेरे 4 पैर नहीं, और मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूँ। सालार ने अजीब से अंदाज में अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए कहा। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 4 पैर नहीं हैं।
इसीलिए मैंने आपको वेट से मिलने को कहा है, वो आपको आपकी खसूसियात के बारे में सही बता सकेगा। इमामा ने सर्द आवाज़ में कहा। वो उसे ज़िच करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूँ मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाती हैं तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूँगा, ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसे देख कर रह गई। वह ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मुँह फट था और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, और वो ये हमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फ़ीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम आपको बता देगा। इमामा ने इस बार उसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, मैं वसीम से पूछ लूँगा, इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो उसकी धमकी को समझने के बावजूद मरूब नहीं हुआ और उसने इमामा को ये जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार, चलते हैं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ रहा है। उसने उजलत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सालार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत, वो उससे कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मतवजा हो गया। बहरहाल ये सब मजाक था, मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफ़ी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेइख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई क्रैक था। उसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे इस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगज़ीन के वर्क उलटने लगी। सालार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने उसके पास आकर पूछा। दूर से सालार और तैमूर को देख लिया था। हाँ। इमामा ने एक नज़र उसे देखा और एक बार फिर मैगज़ीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुमने इस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली है। मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बेहुदा और बदतमीज़ लड़का नहीं देखा। इमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक से करनी नहीं आती, ना मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसको दफ़ा करो, वो अकल से पैदल है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उसे 2 हाथ और लगाऊं, इसके होश ठिकाने आ जाएं। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया है यहाँ। भाई किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा, और वो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया, दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हुलिया देखा था तुमने उन दोनों का, ना उन्हें बात करने की तमीज़ थी, ना लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए हैं। बहरहाल तुम मुझसे मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक़ कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगज़ीन रखते हुए एक बार फिर उसे तंबीह की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी उसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूँ, ये जिस हालत में था उसे कैसे याद है कि मैंने उसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई ख़राब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना भी तुम्हें लेना ना आती। कम अज़ कम इस बारे में वो जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, इमामा ने एतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा। मगर मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर उसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफज़दा कर रहा था, और ऊपर से उसका रवैया। किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी एक काबिल और नामवर डॉक्टर। नाकाबिले यकीन, वसीम ने तबसरा किया। अब कम अज़ कम तुम उस तरह की बातें ना करो। इमामा ने एहतजाज किया। मैंने इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे।
कुछ दिनों से वो जलाल और ज़ैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। वो दोनों उससे बहुत उखड़े उखड़े रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था जो वो अपने और उनके दरमियान महसूस कर रही थी। उसने एक दो बार जलाल को हॉस्पिटल फ़ोन किया, मगर हर बार उसे यही जवाब मिलता कि वो मसरूफ़ है। वो ज़ैनब को अगर कॉलेज से लेने भी आता तो पहले की तरह उससे नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी तो सिर्फ रस्मी सी अलैग सलैग के बाद वापस चला जाता। वो शुरू में इस तब्दीली को अपना वहम समझती रही, मगर फिर ज़्यादा परेशान होने पर वो एक दिन जलाल के हॉस्पिटल चली आई। जलाल का रवैया बेहद सर्द था। इमामा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। काफ़ी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसलिए मैं खुद चली आई, इमामा ने अपने सारे अंदेशों को झटकने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। ज़ैनब बता रही थी इस वक्त आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है, मैं इसीलिए इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, हाँ सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफ़ियत है। वो उसका मुंह देख कर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं? एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। जलाल ने उसी रुखाई से कहा, क्या आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं? जलाल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपना ओवरऑल अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाते ही जलाल ने अपने रिस्ट वॉच पर एक नज़र दौड़ाई। ये शायद इसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मिसबिहेव कर रहा हूँ मैं? जलाल ने अक्खड़ अंदाज में कहा। आप बहुत दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ। इमामा को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का एतराफ़ कर लेगा। क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्यों? ये बताना ज़रूरी नहीं, उसने इसी तरह खड़ंदाज में कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका रवैया यकदम क्यों बदल गया है। कोई ना कोई वजह तो होगी इसकी, इमामा ने कहा। हाँ वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुम बहुत सी बातें मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती। मैं? वो उसका मुंह देखने लगी। मैंने कौन सी बातें आपको नहीं बताई? ये कि तुम मुसलमान नहीं हो, जलाल ने बड़े तलख लहजे में कहा। इमामा सांस तक नहीं ले सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपाई थी? जलाल, मैं बताना चाहती थी, इमामा ने शिकस्त खोरदा अंदाज में कहा। चाहती थी, मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की, इमामा ने जैसे एहतजाज किया। मैं आपको क्यों धोखा दूंगी, अगर तुमने किया यही है, जलाल ने सर झटकते हुए कहा। जलाल ने उसकी बात काट दी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रैप किया? उसने ज़ेरे लब जलाल के लफ्ज़ों को दोहराया। तुम जानती थी कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में उसे देखती रही। शादी तो दूर की बात है, अब जब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, जलाल ने दो टोक अंदाज में कहा। जलाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। ओ कम ऑन, जलाल ने तहकीर आमेज़ अंदाज में अपना हाथ झटका। यहाँ खड़े खड़े तुमने मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इस बार वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। जलाल, मैं आपके लिए मुस्लिम नहीं हुई, आप मेरे लिए एक ज़रिया ज़रूर बने हैं। मुझे कई माह हो गए हैं इस्लाम कबूल किए, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आप मेरे साथ चलें। इस बार जलाल कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखने लगा।